को एक्सेप्ट किया, इसलिए थैंक यू। भीमतड़ी को इतने दूर से आए आप, गुजरात से, दिल्ली से, मुंबई से यहाँ आए। तो भीमतड़ी को अब 17वां साल चालू है। तो सिलेक्ट जो भीमतड़ी का एरिया है जिसमें अभी आप बैठे हो, उस एरिया को हमने इसलिए चालू किया कि बॉम्बे, दिल्ली में तो बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, पूना में एग्जीबिशंस ऐसे बहुत कम होते हैं जहाँ हैंडलूम और नेचुरली डाइड क्लोथ्स के जो कारीगर है, डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए हमने ये सिलेक्ट एरिया चालू किया है। तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि बहुत एक्सपर्ट बात करते हैं साड़ियों के ऊपर, लेकिन जिन लोगों ने अपने प्रोफेशनल औरतों ने अपने हर एक दिन में साड़ी को पहना है, ऑफिस जाते वक्त पहना है और कंफर्टेबली उसको अपनाया है, ऐसे लेडीज़ को मुझे बुलाना था और आप तीनों ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इसलिए थैंक यू। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया कि ये करना है, आई तो विजया जी की तो बहुत बड़ी फ़ैन है, तो जब उसने कहा कि हम एक टॉक शो करते हैं, तो हम हमारी ज़िंदगी में बहुत बार साड़ी पहनते हैं दिन में। तो मेरी छोटी कज़न्स या मेरी दोस्त कॉलेज की बोलती है कि साड़ी थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाता काम के लिए, तो कंफर्टेबल नहीं होता। तो मुझे आपको पहला सवाल है कि आप पहली बार साड़ी, व्हेन डिड यू फॉल इन लव विद साड़ी, और आपने कैसे साड़ी ने आपके एवरीडे लाइफ में जगह बना ली? नमस्कार। नमस्कार। मुझे लगा था कि शायद यहाँ अंग्रेज़ी में बोलना पड़ेगा, क्योंकि सही से मैं हमेशा अंग्रेज़ी में बात करती हूँ, लेकिन ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। मुझे हिंदी में बोलना बहुत पसंद है और मैं हिंदी की ही ब्रॉडकास्टर थी, तो मैं हिंदी में बोलूँ ना आप लोगों से? हिंदी में बात करूँ या अंग्रेज़ी में बात करूँ? हिंदी। ठीक है। जबकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा उड़िया है, लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है हिंदी में बात करके। और ये जो यहाँ मैं सारा नज़ारा देख रही हूँ, ये भारतीयपन के ऊपर जो हमें गर्व है उससे जुड़ी हुई चीज़ है, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगी। तो साड़ी से मेरा प्यार कैसे हुआ, एक लगभग कहानी जैसी ही कहानी है, और मैं कई बार सुनाती हूँ, लेकिन वो सुनाना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बहुत छोटे से स्टील टाउनशिप में बड़ी हुई, स्कूल तक मैं वहीं थी, भिलाई नगर में, और वहाँ के सभी माता पिता बहुत पढ़े लिखे थे, डॉक्टर, इंजीनियर। वहाँ पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं होती थी। वो सब आज़ादी के बाद के जनरेशन के लोग थे, वो चाहते थे अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं। तो कपड़ों की बात मुझे नहीं लगता जब तक मैं स्कूल में थी कभी बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ की। मैं स्कूल ड्रेस में पूरा दिन बिताती थी और फिर शाम को थोड़ी देर के लिए हम लोग कोई स्कर्ट, ब्लाउज, चूड़ीदार कुर्ता ऐसे कुछ पहन लेते थे। मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय गई, तो मैं चूड़ीदार कुर्ता पहना करती थी। जब मैं वहाँ पहले दिन पहुँची तो मैंने देखा वहाँ का तो नज़ारा ही कुछ अलग था। ये 70 के दशक की बात है, ये उस दशक की बात है जब दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग जो थे बच्चे, वो बीटल से प्रभावित थे। उन्होंने लंबे लंबे बाल बढ़ा रखे थे, बेल बॉटम और कुर्ते पहना करते थे या शॉर्ट्स पहना करते थे। मैं हॉस्टल में गई तो वहाँ ऐसा लगा जैसे कोई विचित्र जंतु वहाँ पहुँच गया है। और सच मानिए, मैं मध्य प्रदेश, यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। एनीवे, मुझे बहुत परेशानी थी। मुझे जैसे लगा कि मैं तो यहाँ खो गई बिल्कुल समंदर के बीच में, और वो सिर्फ कपड़ों की वजह से। ये नहीं कि मुझे पढ़ाई में तकलीफ हो रही थी या मैं किसी से कम थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कपड़े जिंदगी में इतने महत्वपूर्ण होते हैं, आपका बाहरी रख रखाव इतना महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने ये नोटिस किया कि कुछ बंगाली लड़कियां थी जो लोरेटो कैलकाटा से आई थी, बहुत स्मार्ट लड़कियां, अंग्रेजी बहुत फर्राटे से बोलती थी और साड़ी पहनती थी। हमारे कॉलेज की प्रेसिडेंट थी, वो पता नहीं कहाँ होंगे, यूना बलजीत सिंह उनका नाम था। वो साड़ी पहनती थी, वो जानते भी नहीं होंगे कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। वो प्रेसिडेंट थी,
मुझे लगता था कभी मैं भी इस बहुत बड़े कॉलेज की, मैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज में गई थी, रेजिडेंट बनना चाहूँगी। तो मैं 3 महीने के बाद जब अपने घर लौट के गई, मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे 7 साड़ियाँ दे दीजिए, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 साड़ियाँ दे दीजिए। मैं 7 साड़ियाँ लेके लौटी। वो अलग अलग तरह के ब्लाउज पहनती थी, छींट के ब्लाउज पहनती थी, अनमैच ब्लाउज पहनती थी, वो मैं लेकर लौटी और मैंने पहनना शुरू किया। तब तक मैं डिबेट्स में जाने लगी थी और लोगों को अच्छा लगता था मेरा बोलना। तो लेकिन किसी ने आके ये नहीं कहा था कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो जब मैं साड़ी पहन के यूनिवर्सिटी में डिबेट्स में जाने लगी तो अचानक बहुत से लोगों ने, खासकर लड़कों ने, मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया और आके कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत मिलते थे, बहुत। जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में उस समय बहुत कम लोग साड़ी पहनते थे। तो मैंने पहनना शुरू किया तो मुझे देखा देखी कॉलेज में और भी बहुत से लोगों ने साड़ी पहनना शुरू किया। तो साड़ी की शुरुआत यूं हुई और फिर मुझे अचानक लगा कि मैंने अपनी आइडेंटिटी बना ली। लोग मुझे पहचानने लगे। मैं दूरदर्शन में प्रोग्राम कंपेयर करने लगी। बस में जाती थी तो लोग पहचानते थे, अच्छा आप ही हैं ना, मंगलवार को 7:30 बजे युव मंच का कार्यक्रम करती हैं। तो ऐसा लगता था कोई फिल्म स्टार हो गए हम लोग। दूरदर्शन तब ब्लैक एंड व्हाइट था, मैं 70 की बात कर रही हूँ, 1970 की बात। तो साड़ी से तो प्यार होना ही था जिसने आपकी पहचान बनाई। मतलब मैं कहती हूँ कि मेरी पहचान साड़ी से ही बनी, बाकी चीजें बाद में आई कि मैं कितना अच्छा बोलती हूँ या मैं कितनी होशियार हूँ या क्या हूँ, वो सब बाद में। पहले तो भीड़ में खड़े होके आप दिखाई दें, तो भीड़ में, बहुत बड़ी भीड़, हजारों की तादाद में जो छात्र छात्राएं थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनमें से उभर कर आने में साड़ी ने मेरी मदद करी। तब से मुझे साड़ी से प्यार हुआ और पूरी जिंदगी मैंने साड़ी का साथ नहीं छोड़ा और मैं हर रोज साड़ी पहनती हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी इन सब से प्रेरित होके मैंने साड़ी पहनना नहीं छोड़ा। मैं अपने घर में कुछ घंटों के लिए सही साड़ी पहन लेती हूँ हर रोज, अभी भी। ये जो आपने कहा ना, दिखाई देने वाली बात, ये हमारे प्रोफेशन में बहुत बड़ी बात है, दिखाई देना। क्योंकि आप अगर वकील हो, खास करके औरत हो, तो दिखाई देना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जब शुरू में दिल्ली में आई, मैं कलकत्ता में पली बड़ी हूँ और बंगाली हूँ, और साड़ी के अलावा तो और कोई कपड़े तो पता ही नहीं था। मैंने पहली बार जिंदगी में घाघरा चोली देखा था गुजरात में, जब मेरे फादर पोस्टेड थे, तब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। तब उससे पहले कभी घाघरा चोली देखा ही नहीं था। और ये बात भी आज भी ये सच है कि मेरे पूरे अलमारी में, सारे अलमारियों में एक भी घाघरा चोली है ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं। तो मम्मी के पास साड़ी होती थी और हमारे पास कहाँ उतना पॉकेट मनी होता था उन दिनों। तो कोई भी फंक्शन में जाना, चाहे स्कूल की फेयरवेल हो या कुछ भी हो, तो मम्मी की साड़ी ले लेते थे। तो दिल्ली में जब मैं आई वकील बन के, तो कोर्ट में हमारा यूनिफॉर्म होता है ब्लैक एंड वाइट, तो सब कोर्ट में हमेशा ब्लैक एंड वाइट ही पहनना होता है। तो सलवार कमीज, ट्राउजर्स पहन के जाती थी। अब तब उतनी समझ नहीं थी, 22-23 साल में। थोड़ी दिनों बाद समझ में आया कि जब जो लड़कियां मतलब साड़ी पहन के जाते हैं कोर्ट में, उनको थोड़ा ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, और जो साड़ी नहीं पहनते, ट्राउजर्स पहनते हैं, तो उन्हें थोड़ा कम उम्र का माना जाता है। तो हम बोलते हैं ना, वी ऑल लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं दैट पेट्रियार्की मैनिफेस्ट्स। सो व्हेन यू आर अ वुमन इन अ साड़ी और आप कमरे में आते हैं, तो आपको थोड़ा सा वो आधा इंच ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारा ये एक प्रोफेशन है जिसमें हम बाल सफेद होने का इंतजार करते हैं। तो मैंने सोचा बाल सफेद तो जल्दी जल्दी कर नहीं सकते हैं, तो साड़ी पहन के थोड़ा उम्र से ज्यादा बड़ी लगूं। इसी से शुरुआत हुई मेरी ये साड़ी वाली जर्नी। तो शुरू में मैं कम पहनती थी, मतलब मानो महीने में 2 बार 3 बार। और उसका मेन वजह ये था कि सुबह उठ के जल्दबाजी में, नया घर चलाना सीख रही थी, तो जल्दबाजी में कोर्ट के लिए तैयार होना, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना,
और ऑफिस जाना हो तो उसमें टाइम नहीं होती थी साड़ी पहनने की। और अब इतने सालों में अब मैं मुझे अगर कोई कहता है कि कहीं जाना है और साड़ी के अलावा कुछ और पहनना होता है तो मैं 10 मिनट पहले बिस्तर पे बैठ जाऊंगी और सोचूंगी कि क्या पहनूं और वो कहाँ है। और सब लोग कहते हैं कि ब्लाउज मैचिंग नहीं मिलता है इसलिए साड़ी नहीं पहनते हैं कहीं जाने के लिए। मेरा उल्टा होता है, कोई भी ब्लाउज ले लो, आजकल मिसमैच्ड का ज़माना है तो हम तो मैच करके कुछ भी साड़ी के साथ पहन लेते हैं, कहीं भी जाना हो सोचना ही नहीं पड़ता है, साड़ी उठा लेते हैं। तो आज के डेट में मेरा ये हो गया है कि साड़ी मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है। तो मैं जब किसी दिन कोर्ट जाती हूँ गलती से भी जल्दबाजी में सलवार कमीज पहन के, तो लोग आके मुझे पूछते हैं तबीयत खराब है क्योंकि मेरी आइडेंटिटी हो गई है वो साड़ी। और आज ठीक है 22 साल हो गए मुझे कोर्ट जाते हुए और अपना जो भी आइडेंटिटी बना लिया है, पर वो साड़ी और वो एक इमेज जो है वो मैंने कुछ 10-15 साल पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था। थैंक यू। अच्छा, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इथे किती मराठी बोलणारे लोक आहेत, सो इज इट ऑल राइट इफ आई डू अ मिक्स ऑफ हिंदी मराठी? सो फर्स्ट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ ह्या दोघी जे म्हणाला, जो आप दोनों ने जो कहा कि साड़ी एक आइडेंटिटी बन जाना, एक वो बात जो है वो बहुत करेक्ट है। सेम एज शी सेड, अगर मैं किसी दिन साड़ी पहने, आई वेयर अ साड़ी 4 or 5 टाइम्स अ वीक, लेकिन मैं दूसरे कपडे भी पहनती हूँ। पण ज्या दिवशी मी साडी नेसत नाही आणि जेव्हा मी बाहेर जाते तेव्हा लोक म्हणतात काय झालं, आज तुझी साडी कुठे आहे, तुला बाहेर यायला अलाउड नाही असं. सो बट अनलाइक देम माय साड़ी जर्नी स्टार्टेड वेरी लेट. कि ऑल ऑफ अस से ना कि आई ग्रू अप watching my mother wear sarees or grandmother wear sarees, or that's how I get my saree wearing. माझी तशी काहीही स्टोरी नाही आहे. A few years ago, very dear corporate friend, she works in the corporate, and she said the same thing that Shwetashri just said, की ज्या दिवशी तुम्ही साडी नेसता तसं नाही आहे, ते ट्राय करायला मी थोडं साडी नेसायला सुरुवात केली की चल ना मी आठवड्यातून एकदा साडी नेसून बघते आणि मी त्या सेम गोष्टी करते जे मी माझ्या रोजच्या लाईफमध्ये सेम. माझ्या लाईफमध्ये काही चेंज नाही झालेला, फक्त मी आठवड्यातून एकदा साडी नेसायला सुरुवात केली आहे. ट्रस्ट मी, इट वॉज अ लाईफ चेंजिंग एक्सपिरियन्स. ऑब्वियसली इट वॉज, विच इज वाय आय एम वेअर अ साडी. दॅट वॉज माय सॉर्ट ऑफ ट्रिगर, इज वॉट यू कॅन कॉल इट. आणि मग तिथून तुम्ही साडी नेसता म्हणून तुमची पर्सनॅलिटी चेंज नाही व्हायला पाहिजे. तुम्ही what you are as a person does not change, and that reflected through my sarees, and therefore I am here today. हम लोग इसके बाद की भी कहानी आपको, पहले तो इस बात का जवाब दिया सही का कि प्यार कब हुआ साड़ी से. तो प्यार हुआ 16 साल की उम्र में, और उसमें ये समझ आ गया कि साड़ी के बिना मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं. तो मैं साड़ी, वो 7 साड़ियों से मैंने अपने 5 साल निकाले, उसमें 2-3-4 साड़ियाँ जोड़ी. मुझे जो डिबेट्स में प्राइज़ मिलते थे उन पैसों से खरीद के तब साड़ियाँ, आप सोचिए कि 50 रुपये मिलते थे डिबेट में प्राइज़. मैं और शशि थरूर, हम लोग कभी शेयर हो जाता था हमारा प्राइस तो 25-25 रुपए मिलते थे. तो लेकिन उस 25 रुपए में साड़ी आ जाती थी. आज जो मैं बात करने वाली हूँ कि अगर साड़ियाँ जिस तरह से अब महंगी हो गई हैं उस तरह से महंगी हो गई, कोई बात नहीं, 2 तरह की मैं सोचती हूँ कैटेगरी होनी चाहिए. जो लोग महंगी साड़ियाँ खरीद सकते हैं, साड़ियाँ ज़रूर महंगी हों, हर तरह की साड़ियाँ बने, लेकिन सस्ती साड़ियाँ बाजार से गायब ना हो जाएं. अगर हो गई तो मेरे जैसा आपको 30 साल के बाद दूसरा आदमी नहीं मिलेगा जो 365 दिन में 500 साड़ियाँ पहनता रहा 35 साल तक. मैं हर दिन तो साड़ी पहनती थी, फिर शाम को भी साड़ी पहन के किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है तो एक और बदल लेती थी. तब ना तो घुटनों में दर्द था, ना तकलीफ होती थी कि भाई कौन साड़ी बदलेगा. दिन में 3 साड़ियाँ भी पहन लेते थे. तो इस तरह से क्योंकि साड़ियाँ सस्ती थी, हम लोग साड़ी खरीद पाए,
साड़ी पहन पाए। फिर नौकरी मेरी हुई ऐसे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में, जहां उस समय बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं थी, बहुत महिलाएं थी आकाशवाणी और दूरदर्शन में। उस समय का वो एक अनोखा ऑर्गेनाइजेशन था जहां महिलाएं इतने काम करती थी, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ें लोगों को बिल्कुल रोमांस का आभास देती थी। तो जानबूझ के महिलाओं का सिलेक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन में। सब उस समय अगर बड़ी उम्र के लोग यहाँ हैं, मेरी उम्र के लोग हैं तो जानते होंगे, प्रमिला सिंह, लौतिका रत्नम, इस तरह की जो इंदु वाही, बहुत खूबसूरत महिलाएं खूबसूरत साड़ियों में रोज़ सुबह आके वो लुटेंस के बनाए हुए उस आकाशवाणी के भवन में जब वो एंटर करती थी या न्यूज़ रूम में जाती थी, यूँ खटाखट चलती हुई, तो हम लोग 24-25 साल के लोग थे, बस ये सोचते थे कि इनके जैसे ही बनना। जब हम ये सीढ़ियाँ चढ़ें आज से 25 साल बाद तो हम भी यूँ लगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं महानिदेशिका बन गई दूरदर्शन की। मैं अपनी एक से एक अच्छी साड़ियाँ पहन के, लेकिन सस्ती साड़ियाँ, एक से एक अच्छी साड़ियाँ पहन के, स्टार्च करी हुई गर्मियों में, और सर्दियों में सिल्क की साड़ी और शॉल पहन के जब मैं दफ्तर में जाती थी, मुझे वो पुरानी लौतिका रत्नम, वो पुरानी इंदु वाही, अमृता प्रीतम जी को भी मैंने देखा है आकाशवाणी में काम करते हुए, ये सब याद आ जाते थे। तो एक तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था कि जहाँ साड़ी हमें शक्ति देती थी, पावर ड्रेसिंग था। तो उस समय हमारी कोशिश ये रहती थी, मैं जो अपना बता रही हूँ, कम दाम की साड़ियाँ मिलती थी कोसा की, सबसे पहला प्यार कोसा, क्योंकि प्लेन होती थी, पतला बॉर्डर होता था, आप उसको यहाँ पिन करके पहन लीजिए। इतने सारे टेप हाथ में लेके, आकाशवाणी की वो सीढ़ियाँ हैं, बहुत आइकॉनिक सीढ़ियाँ हैं जो कई फिल्मों में दिखाई गई हैं वो सीढ़ियाँ। तो टेप एक हाथ में, हील 4 इंच की और साड़ी पिन करी हुई, प्लेन साड़ी, पतला बॉर्डर। मेरा सबसे प्यारा जो साड़ी पहनने का अंदाज है वही है, आज भी है। और मैं इमेजिन करती हूँ, सोचती हूँ कि जो यंग लड़कियाँ हैं, अगर हम चाहते हैं कि साड़ी जिंदा रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस समय 16, 17, 18, 19, 20 या 30 साल की जो लड़कियाँ हैं वो साड़ियाँ पहने। वो आज पहनेंगी तो आज से 10 साल बाद जब वो अच्छा पैसा कमाने लग जाएंगी नौकरी करने के बाद, तो शायद वो आपके 40,000, 50,000, 1 लाख की साड़ियाँ खरीद पाएंगी। अगर उन्हें साड़ियाँ पहनने की आदत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये एक व्यापारिक ये एग्जीबिशन है, यहाँ बहुत से लोग बेचने वाले लोग होंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि यंग लड़कियाँ साड़ियाँ पहने, आदत डालें, तो जाके 50 साल के बाद भी ये मेला लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ना आप साड़ी बेच पाएंगे, चाहे आप लाख रुपए की साड़ियाँ बनाइए, 10-12 लोग कस्टमर को लेके आप क्या करेंगे? जिनके पास करोड़ों पैसे हैं वही 10-12 लोग खरीदेंगे आपकी, 20-25 लोग पूरे देश में आपकी लाखों की साड़ियाँ। तो हम लोग अपने जिस माहौल में, श्वेता जी, मैं या आप, जिस माहौल में हम लोग रहे, जैसी नौकरियां हम लोगों ने की, वहाँ उस नौकरी से हमें बड़ा पावर मिला और उस पावर को रीएस्टैब्लिश किया हमारी साड़ी ने। हम जो साड़ी पहनते थे उससे हमारा पावर और 10 गुना बढ़ जाता था। मैं किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किए, किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में साड़ी पहनने से नहीं कतराई। तो जब मैं अपना प्रेजेंटेशन करके लौटती थी, भारत मीडिया की दुनिया में, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा स्टेशन हमारे हैं, तो वो प्रेजेंटेशन की तारीफ तो लोग करते ही थे, पर अगला सवाल होता था, योर ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट वॉज ऑलवेज ए कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। मेरी साड़ी को लेके मेरी अगली बातें सब साड़ी पे होती थी। क्या आप रोज़ पहनती हैं? इस साड़ी को कौन बुनता है? क्या ये सिली हुई है? क्या आप इसको रोज़ बांधती हैं? क्या आपको घंटों लग जाते हैं इसको पहनने में? तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एक सिलसिला चल पड़ता था बातचीत का। तो साड़ी पहन के मुझे तो कहीं नहीं लगा कि मेरी ज़िंदगी में कहीं कोई तकलीफ आई या कहीं मैं किसी से कम हुई या कोई बोर्ड रूम में जाते हुए आप में रुआब नहीं रहा, बल्कि साड़ी पहन के जब बोर्ड रूम में कोई चल के चला आए और फिर प्रेजेंटेशन करने लग जाए तो उसकी शान ही कुछ और होती है। अब श्वेता बताएंगे, क्योंकि वो कोर्ट में जाती हैं, तो कोर्ट में साड़ी का क्या हवाला रहता है। एक्चुअली कोर्ट की बात तो मैं कर चुकी हूँ। हेलो, कोर्ट की बात तो मैं कर चुकी हूँ। मैं थोड़ी सी अलग बात करना चाहती हूँ यहाँ पे।
जो आप कह रहे थे, दो पर्सपेक्टिव्स जो मुझे दिए गए थे एज अ यंग प्रोफेशनल, एंड आई वांट टू से दिस टू ऑल द यंग गर्ल्स हियर हु आर प्रोफेशनल्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है टू से if I am going to an international conference or I am in a room full of people in business suits, वहाँ पे अगर मैं साड़ी पहन के पहुँच गई तो हो सकता है that the substance of what I am saying, or and this is an argument that was given to me, this is an argument जो बहुत सालों तक मैं बिलीव करती थी. तो मेरा जो कोर्टरूम वाला जो अपीयरेंस था और मेरे जो कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स वाला जो अपीयरेंस था वो दोनों अलग थे, क्योंकि मैं कोर्ट में साड़ी पहनती थी पर कोर्ट के बाहर नहीं पहनती थी. सो मुझे हमेशा ये बोला गया था दैट आप अगर चाहते हो कि लोग आपके सब्सटेंस को सुने, आप उनको डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने कपड़ों से. सो दिस इज समथिंग दैट इज सेड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड अ लॉट. डोंट वॉक इन टू अ रूम वेयरिंग अ नेशनल कॉस्ट्यूम लुकिंग लाइक अ क्रिसमस ट्री, क्योंकि लोग फिर आपके कॉस्ट्यूम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप जो कह रहे हो आपको सीरियसली नहीं लेंगे. सो उल्टा होता है इन द कॉर्पोरेट सेक्टर कंपेयर्ड टू व्हाट हैपेंस इन द कोर्ट. और मैं इसमें बिलीव करती थी बहुत सालों तक. तो मैं वही घिसे पिटी बोरिंग चारकोल ग्रे सूट्स और पैंट सूट्स एंड स्कर्ट सूट्स एंड वही सिंगल कलर या व्हाटएवर चेक टॉप्स ब्लाउजेस पहन के मैं हर कॉन्फ्रेंस में जाती थी. But I realized one thing over time: you are what you make of yourself. And I can say this as an intellectual property lawyer, as a brand lawyer, that you are also a brand. You have your personal brand. And it is you who decides what that personal brand is. Do you really want to look like a clone of everyone else, or do you want to stand out? The very interesting thing that has happened to me as part of my Instagram journey is that at the beginning, because now I have a private account, but when my account was public, I had no control over who followed me. और मैंने realize ही नहीं किया, over a period of time, a lot of my clients started following me. People, not just Indian clients, international clients started following me. और मैंने ये पहली बार, आपको पता है कब डिस्कवर किया? एक वीक मैंने अपने दोस्तों के साथ होस्ट किया था. वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ दीज वीक्स ऑन इंस्टाग्राम. हम लोग थोड़े, मतलब डिस्पाइट माय एज, हम थोड़े पुराने ख्यालात वाले लोग हैं. वी स्टिल राइट लॉन्ग फॉर्म पोस्ट्स ऑन मीडियम लाइक इंस्टाग्राम विच इज नॉट मेंट फॉर लॉन्ग फॉर्म. बट हमने एक वीक होस्ट किया था बाटिक्स के बारे में. सो वी वर टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव बाटिक टेक्निक्स, इंडियन बाटिक, इंडोनेशियन बाटिक, सुमत्रन बाटिक, जावन बाटिक. तो इनको लेके वी होस्टेड अ वीक एंड थोड़े म्यूजियम पीसेस के पिक्चर्स दिए थे, अपने बाटिक साड़ीज जो हमने इंटरनेशनल ट्रैवल्स पे यार्डेज खरीद के साड़ी बनाई, ये सब लेके. सो लोगों का बहुत इंटरेस्ट हुआ था उसमें. आई देन वेंट फॉर एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड वन ऑफ माई क्लाइंट्स हु इज अ मैन हैड अ ब्रेकफास्ट मीटिंग विथ मी. तो हम ब्रेकफास्ट मीटिंग में मिले एंड आई एम वेयरिंग माई यूजुअल पैंट सूट. तो आए और उन्होंने मेरे हाथ में एक पैकेट दिया. तो मैंने कहा ये क्या है? ही सेड आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ. तो मैंने कहा क्या? तो मैंने खोला एंड इट वाज दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ इंडोनेशियन बाटिक, वेरी फाइन वर्क. ही सेड आप कदर करते हो इस चीज़ का, आपके इंस्टाग्राम से पता चला. वैसे तो इन आवर प्रोफेशनल इंटरेक्शन आई वुड हैव नेवर नोन योर लव फॉर टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट. तो मुझे लगा आई वांटेड यू टू हैव अ पीस ऑफ फैब्रिक दैट रिप्रेजेंटेड द आर्ट ऑफ माय कंट्री. दैट वाज दैट वाज एन अवेकनिंग फॉर मी. और उसके बाद ये भी हुआ है, आप जो लोग मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा, आई हैड वॉर्न अ यार्डेज जो कि ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल जो एक कम्युनिटी है, women of that community worked with a designer and they had created this piece. जो my friend went for an exhibition, Australian friend, वो एक एग्जीबिशन में गई और उसने देखा कि वहाँ पे वो ब्लॉक प्रिंट कर रहे हैं. उनके ट्राइबल कम्युनिटीज को एक NGO सिखा रहे हैं ब्लॉक प्रिंट. तो जैसे ही उसने ब्लॉक प्रिंट देखा उसे मैं याद आई और उसने वो यार्डेज खरीद लिया मेरे लिए. उसने कहा मैं देखना चाहती हूँ इससे साड़ी बन सकती है क्या.
So I realized I was going all over the world and having these conversations about handloom and handicrafts. मैंने सोचा what a wonderful opportunity to showcase India to the world. और मैं ये क्यों सोच रही थी कि मुझे कोई seriously नहीं लेगा. उल्टा हुआ, people started having conversations wanting to know about Indian handloom and handicrafts. People started consulting me when they came on holidays to India, when clients started coming कि हम India से क्या handicraft ले जाए, क्या handloom ले जाए. So each one of us in our own little way get an opportunity, whether at work or among friends or anywhere else, to be an ambassador. विजयदी कह रही थी ना कि इसको हमें आगे बढ़ाना है, बढ़ावा देना है, आगे we have to keep it alive. The only way we can keep handloom and handicrafts alive is find ways to become ambassadors in our own right. So ये भी एक तरीका है, और आप अगर ambassador बन गए बिना जाने तो उस मौके का पूरा फायदा उठाओ. ऐसा नहीं कि आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा. You hold your own because of who you are. And let nobody tell you that your clothes define you. Your clothes are your personal brand. मैं अकेली बहुत ट्रैवलिंग करती हूँ. यूरोप, अभी जापान से वापस आई हूँ. मैंने नोटिस किया अकेले ट्रैवलिंग का एक ही प्रॉब्लम होता है कि बातचीत करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं. लेकिन मैंने नोटिस किया जब भी मैंने साड़ी पहन के घूमी हूँ, रोम में मैंने साड़ी पहनी थी, पेरिस में पहनी थी, टोक्यो में पहनी थी, तभी लोगों ने रोक के बातचीत की. रोम में मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, तो वहाँ के पेट्रन जो ओनर था उन्होंने मुझे फ्री दिया था. मेरा बिल उन्होंने लिया नहीं था. क्योंकि वो उनकी बीवी मेरे साथ बहुत देर तक बात करती रही, तो उन्होंने कहा कि इतने मज़े से उसने किसी के साथ बात नहीं की, क्योंकि मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी. और वो इटालियंस ऐसे बात करते हैं ना, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं. तो साड़ी की वजह से मेरे बहुत सारे दोस्त इस सोलो ट्रैवलिंग में हुए हैं. तो आइस ब्रेकर होती है. मैंने स्पीति में ट्रेकिंग भी किया है साड़ी पहन के, तो इतना मुश्किल नहीं होता. सो साडी एक आइस ब्रेकर नक्कीच असते. आइस ब्रेकरपेक्षा बऱ्याचदा माझ्यासाठी तर ती कॉन्व्हर्सेशन स्टार्टर असते. माझ्यासाठी साडी ही डोर ओपनर पण झाली आहे. वी गॉट अ क्विक एनेक्डोट आय शेअर. A few years ago, we got transferred to Hyderabad. I'm married to a banker. आणि मी जगभर त्याच्या मागे त्याची शेपटी होऊन फिरत असते. सगळेजण म्हणतात वाव सो लक्की, तू दरवेळेस नवीन ठिकाणी असतेस. मी त्यांना हे नाही सांगत की मी माझे सगळे त्या ठिकाणची झालेली नाती, मित्रमैत्रिणी, आमचं सोशल सर्कल, सेट झालेली घरातली कामाची बाई, ड्राय क्लीनर, धोबी, ड्रायव्हर हे सगळं तिथे सोडून परत नवीन ठिकाणी जाऊन परत डोकं फोडते. पण पॉइंट इज वी वर जस्ट ट्रान्सफर्ड टू हैदराबाद. आणि any mom here or all the parents here will know how difficult it is to get an admission into a school of your choice when you're transferred to a new city. तुम्ही त्या सिटीत असलात तरी सुद्धा डिफिकल्ट असतं, ट्रान्सफर झाला तर अजूनच कठीण असतं. माय साडी opened a door for my son's school admission. I think ह्याच्यापेक्षा मोठी स्टोरी माझ्याकडे नाही आहे. कारण मी त्या दिवशी तिथे माझी खादी साडी, प्लेन साधी खादी 5 मीटर. आता खरं खादी हा शब्द वापरणे अलाउड नाही आहे, त्याच्यासाठी आय थिंक KVIC कडनं तुम्हाला सर्टिफिकेट असं सगळं लागतं. सो फ्रीडम ऑफ फॅब्रिक असं त्याला म्हणायचं असतं. पण आपण सगळे वी आर ऑल फ्रेंड्स हिअर, सो आय एम गोइंग टू से खादी. तुम्ही प्लीज कोणाकडे कंप्लेंट करू नका. But you're my friend. I'm going to bribe you tonight. So त्या दिवशी मी एक साधी 5 मीटरची प्लेन खादी, जी माझी विच इज वन ऑफ माय मोस्ट वोन साडीज. माझ्या घरनं त्या साडीवर बॅन आहे की ती मिशनरी साडी, ती खादी धुवट वॉट एव्हर ती नेसायची नाही. माझ्या सासूबाई ती साडी बघितली की म्हणतात की अश्विनी ब्राइट रंग पहनो, तुम कितनी सुंदर लगती. मला विजय पण तेच सांगतात. एनिवे कमिंग बॅक, मी खूप डायग्रेस करते. कमिंग बॅक टू द स्कूल स्टोरी. मी ती साधी 5 मीटरची खादी साडी नेसलेली विथ अ सिम्पल एक व्हाईट टी शर्ट, खाली काहीतरी स्नीकर्स किंवा असं काहीतरी असणार आहे कम्फर्टेबल. कारण सगळ्या शाळांच्या दारांवर जाऊन ॲडमिशन करायचं होतं. सो कम्फर्टेबल शूज.
I went in and they said, sorry, we are closed. Obviously, we were there mid-year. Obviously, all the seats were full. Obviously, there was no seat. So I said, Naik, please, just give me 5 minutes with the principal. I thought, kaitari, something, tenna kaitari, I'll appeal to some, sense of kutitari, tenna major daya gail ki hi kutna tari aali hai. Let me appeal to her. माझं लक म्हणा किंवा माझ्या मुलाचं लक म्हणा, we got 5 minutes with the principal. I went in. I kid you not. There were no questions about what did your kid study, what were his scores, or how did he do, or what does he want to do. Nothing. I'd like to know about the sari that you're wearing. आणि ती 5 मिनिटाची मीटिंग, टू माय ग्रेट जॉय, 1 तासाच्या गप्पा झाल्या, 2 राउंड कॉफी झाल्या, मी त्याच्यात बिस्किटं पण बुडवून खाल्ली. आणि my son was very happy in that school for 6 years. So my sari got my son admission in a school that we wanted. I think यापेक्षा मोठी स्टोरी असूच नाही शकत. That's true. That's the most important thing right now, school admissions. मेरी सबसे प्यारी, अब तक की सबसे प्यारी साड़ी है मेरे बाबा ने जो खरीदी थी शोलापुर से, कड़ियल इरकल. मैंने अभी पोस्ट भी डाला था उसके बारे में. बहुत सॉफ्ट है, उसके साथ मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई है. तो अभी जब भी मैं मेरी सबसे फेवरेट पहनने के लिए साड़ी सोचती हूँ तो मंगलगिरी और इरकल आती है, क्योंकि वो आपको ऐसे, इन इंग्लिश यू से दे हग यू. त्याच्यात एक ऊब असते त्या साड्यांमध्ये. तर ह्या 2 माझ्या साड्यात आवडीच्या, माय फेवरेट साडीज. सो व्हॉट आर युअर साडीज अँड वाय अँड द रिझन्स? My favorite sari. Well, number 1 तर ती खादीची 5 मीटर वाली, because I have so many stories with that sari. This was just one that was top of the mind. The second favorite, and which I wear very often, and everyone who follows me on Instagram knows, इकत. मैं इकत देखती हूँ, मेरी नीयत खराब हो जाती है. I think I can't resist ikat. What I'm wearing today is also ikat. This was the first alphabet sari made in Telangana. This was and I was lucky enough to get the first sari that came off the loom. आणि ह्याच्यावर मी तेलुगू भाषेचं थोडंसं रिसर्च वगैरे करून तेलुगू भाषा is my absolute favorite. And why? Any particular reason? I think the whole the way ikat is made, tie-dye, and the level of skill required to make ikat for the artisan to calculate की साडी बनवायच्या आधी जेव्हा ते दोरे असतात त्या दोऱ्यांना ते कॅल्क्युलेट करतात की मला जर हे अक्षर इथे या ठिकाणी यायला हवंय तर मी किती अंतरावरती तो दोरा बांधायचा आणि तो कधी कुठल्या रंगात किती त्याचं जे मॅथमॅटिकल प्रिसिजन आहे ते ना म्हणजे काहीतरी अल्टिमेट लेवलचं आहे. सो एकत बघितलं की मला असं आय गो ऑल गुगली आईड. सो इट कॅन बी एकत फ्रॉम एनीवेअर. ॲक्च्युली नॉट जस्ट इंडियाच्या खूप प्रांतांमध्ये इकत होतं, इंडियाच्या बाहेरही खूप देशांमध्ये होतं. आणि एकंदरीतच तुम्हाला जर कधी ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली तर एकत या विषयावरती थोडंसं वाचा आणि तुमचा जो रिस्पेक्ट फॉर दॅट क्राफ्ट तो खूप वाढेल. एकत सो माय फेवरेट्स आर द बेसिक खादीज, कारण त्यांना कसंही तुम्ही स्टाईल करू शकता. बाय द वे ती घाणेरडी 5 मीटरची बिनरंगाची धुवट साडी मी एका लग्नाला पण नेसलेली आहे. Thank you. Those of you who want to read up on Ikkat, my absolute go-to book is Rosemary Trill's Indian Ikkat Textiles. That's a fantastic book on Ikkats all over India. Coming to my favorite sari, so I'm going to tell you about a specific sari and then a type of sari. Specific would be my mother's wedding Banarasi, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से it had gotten completely destroyed और बहुत इमोशनल है. You know, coming from middle class families, हम लोग के ये जो चीज़ है ना, माँ की साड़ी बहुत कम है, स्पेशल साड़ीज़, क्योंकि उस ज़माने में जो अच्छी साड़ियाँ थी वो कम ही थी उनके पास, और वो सारे इवेंट्स में वही साड़ी बार बार पहन के घिस घिस के वो सारे वेयर आउट हो जाते थे.
तो स्पेशल साड़ीज बहुत कम इनहेरिट करने को मिला है हमारे जनरेशन को. And so my mother's wedding sari was very precious to me. It was in complete pieces. And so a few years ago I managed to find somebody in Delhi जिन्होंने पूरी तरह से उसको बहुत beautifully restored करके दिया. And it's good to go for another 2 generations now. And so it's very, very special to me. The type of sari, that is, I think most of you who know me in this room will know the answer to this.